गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज टाइम योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस के उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम लोग कृतिका के चैप्टर 4 माटी वाली के शेष पाठ की व्याख्या को पढ़ेंगे। उस व्याख्या के बारे में जानेंगे कि उस पाठ में माटी वाली के जीवन के बारे में जो लेखक ने लिखा है उसके जीवन को अच्छी तरीके से जानेंगे। इसमें लेखक लिखता है कि उसके पास कोई खेत नहीं, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं था माटी वाली के पास। ना तो उसकी अपनी कोई झोपड़ी थी, मतलब झोपड़ी तो उसने ज़मीन पर बनाया था, लेकिन उसकी अपनी कोई झोपड़ी नहीं थी जिसमें वह गुजारा करती है। गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उसे भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। बेगार का मतलब जिसको काम के बदले में कुछ निश्चित पारिश्रमिक या मजदूरी नहीं दिया जाता है, वो काम कराने वाले की इच्छा पर निर्भर है कि उसे कुछ दे उसको बेगार कहा जाता है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। कभी कभी माटी वाली को जो प्रतिदिन का उसे मजदूरी मिलती थी उससे ज़्यादा मिल जाता था। तो जब ज़्यादा मिल जाता था तो थोड़ा बहुत वो कुछ खरीद लेती थी। तो इस दिन जब लेखक बता रहा तो उस दिन उसको रोज़ की अपेक्षा कुछ ज़्यादा आमदनी हुई, तो उस जो अधिक आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी तल करके अपने बूढ़े पति को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। मतलब वो दिखावा करती थी कि मैं रसोई से बना करके ले आ रही हूँ। उसके सामने दो रोटियां, अब वह दो रोटियां भी नहीं खा सकता। ये बहुत मार्मिक घटनाक्रम का वर्णन लेखक ने किया है। नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा, यह हद डेढ़। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता, बाकी बची रोटियां से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है, मतलब वो पहले ही उसने खा लिया था जहाँ से उसे रोटियां मिली थीं। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। अब उस दिन की कहानी कुछ अलग ही थी। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं, क्योंकि उसके जीवन का अंत हो चुका था, उसके बूढ़े पति का। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी वाली अपने शब्दों में अपनी इस आप बीती को अपने शब्दों में
कहती है कि मेरा जीवन तो शहर के तमाम घरों में मिट्टी पहुंचाते हुए ही बीत गया साहब। माटी कहाँ से लाती हो? वो बोलते हैं, माट माट खाना से लाती हूँ माटी। और माट खाना चढ़ी है तेरे नाम? मतलब जहाँ से मिट्टी लाती है क्या उसके नाम चढ़ी है? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माट खाना तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है, शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। शमशान घाट का मतलब जहाँ से मृतक लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है उसे शमशान घाट के नाम से जाना जाता है। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। शमशान का मतलब चूंकि उस की झोपड़ी में उसके पति का जो है मृतक शरीर रखा हुआ था, तो एक तरीके से उसका घर शमशान के रूप में हो गया था। तो वही माटी वाली जो है आने जाने वाले लोगों से कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि उसका कोई और ठिकाना नहीं था। ये इस पूरी जो है पाठ की कथा वस्तु है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और कल के लेक्चर में हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास को करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियो।